देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें चीज़ें और स्पष्ट होंगी। कल रात में जो कुछ भी हुआ है कि किस तरह का ये हमला था जो भारत पर किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में आपने ड्रोन्स देखे, आपने देखा मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसको नाकाम कर दिया गया। हर जगह पर कई ड्रोन्स दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से। ये एक उकसावे की कार्रवाई थी। भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, जैसी बहुत सारी बातें हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है 5:30 बजे की प्रेस ब्रीफिंग में। मेरे साथ सोहेल काज़मी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। तो सोहेल साहब, पहले तो मुझे अभी हालात बताएं वहाँ के। कल मेरे सहयोगी वहाँ से रईस हैं, विकास अब्रोल हैं, ये लोग लगातार एलओसी के आसपास थे और बताते रहे। ड्रोन की तस्वीरें कई जगहों पर उनके कैमरे में कैद होती रही। एग्जैक्टली आपके पास क्या इनपुट्स आए, क्या जानकारियां आपके पास आई हैं, कैसे हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं? देखिए सर, जम्मू कश्मीर जो है वो कल 8 बजे से पहले ही तैयार था। जब पहलगाम का यहाँ इंसिडेंट इन्होंने किया और एक 2-3 किस्म का उस इंसिडेंट से जो चीजें थी वो नजर आ रही थी। उन्होंने ये सोचा कि हिंदू मुसलमान का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में शुरू हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के वो सिंपथाइजर जैसे वो बनते रहे हैं, इस बार भी वो बनेंगे। और इस्लाम और रेडिकलाइज करके कुछ चीजों को मुनीर आसिम ने जब अपने लेक्चर्स में, अपने भाषणों में वहां शुरू किया, तो हम समझ चुके थे कि कोई ना कोई कश्मीर में जरूर होगा, और पहलगाम हो गया। लेकिन पहलगाम इंसिडेंट ने एक नया नरेशन पूरे भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में उसकी शुरुआत कर दी कि हम सब हिंदू मुस्लिम तो बाद में हैं, लेकिन पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते ये जो अटैक पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ये इंसानियत पे अटैक हुआ है। और हमारी जो बच्चियां विधवा हुई हैं, उन सब के साथ पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने डेमोस्ट्रेट किया और सड़कों पे आए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और पाकिस्तान हाय हाय करके सब ने इसमें शमूलियत की। तो ये एक नरेशन जो है पहलगाम के इंसिडेंट के बाद बदल गई, और जम्मू कश्मीर क्या पूरा भारत इस वक्त 140 करोड़ लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। 13 दिन लगे, लेकिन हमने हमारी तरफ से, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड मुल्क है और आगे बढ़ता हुआ मुल्क है, जमहूरी तर्जों पे हमने 77 ईयर्स अपने पास किए हैं और अच्छे डगर पे पूरी दुनिया में एक अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत जो है बरकरार करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी एक शुरुआत की गई और उन 9 लोकेशंस पे हमने अटैक किया। वो 9 लोकेशन वो थी जो टेररिस्ट कैंपों की लोकेशन थी, जिन्होंने पहलगाम जैसे इंसिडेंट को करने में अपना पूरा योगदान दिया था। और कहीं भी सिविलियन पॉपुलेशन पे या आर्मी हेडक्वार्टर्स पे पहला स्टेप जो था हमारी तरफ से नहीं हुआ। लेकिन हमें पूरा यकीन है और हम जानते हैं बचपन से कि पाकिस्तान अगर सुबह कुछ कहता है तो दोपहर को मुकर जाता है और शाम को फिर कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस जम्मू कश्मीर में जो है वो बताने की कोशिश करता है। तो हम तो तैयार हैं, और तैयारी में कल जब 8 बजे हम अपने अपने ऑफिस में बैठे थे तो एकदम ब्लैक आउट हो गया। सोहेल साहब, मैं ये तैयारियों की बात करूंगा। देखिए, हमारे साथ में अशोक कुमार जी जैसे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार जी वैसे तो पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के तौर पर उनका परिचय है, लेकिन उनका परिचय बड़ा गहरा है। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, ये सब जानते जानते सीमाओं की सुरक्षा का भी गहरा अनुभव रखते हैं। वहाँ पर भी उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिली, तो वो काफ़ी इस पर रोशनी डाल पाएंगे। उनसे थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के सूरत हाल जानने के लिए एक बाइट मैं आपको सुनवाता हूँ। पाकिस्तानी सांसद जो है वो संसद में किस तरह फूट फूट कर रोया है। शहबाज की पार्टी का सांसद है, संसद में रोने लगे, वो काफ़ी वायरल भी हो रही है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, ताहिर इकबाल इनका नाम है। तो किस तरह से पाकिस्तान में एक निराशा का माहौल नेताओं में देखने को मिल रहा है, वो जरा सुनिए। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। मजबूर है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। ये थोड़ा सा इसलिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और सचमुच इससे बदतर होंगे हालात। ये तो कुछ चिंताएं जो सार्वजनिक रूप से संसद में उठाई गई हैं।
तो अशोक जी, अभी ये सारे पहलू तो हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी इस जंक्शन पर यह है कि टेक्निकली कौन कितना साउंड है। आपको थोड़ा इसकी गहरी समझ है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने आप को साबित किया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स, मिसाइल्स के अटैक किए जा रहे हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। खैर, क्या स्थितियां हैं और कल रात में जो कुछ हुआ है उस पर बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन हकीकत जो रहेगी वो MEA की प्रेस ब्रीफिंग में साफ होगी। फिलहाल आप इस जंक्शन पर स्थितियों को कैसा पाते हैं? आपका आकलन, आपके इनपुट्स, आपकी समझ क्या कहती है? ये मेरे विचार से तो पाकिस्तान ने अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया। कल 15 शहरों पे जो है उसने मिसाइल और ड्रोन दागे, तो आप समझ सकते हैं। और वो सब के सब हमारी S-400 ने फेल कर दी। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह से। और उनके जो भी, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने ध्वस्त किया 2-3 शहरों में, लाहौर में किया, रावलपिंडी में किया। तो चाहे वो चाइनीज माल था या जो भी कहिए, बट हम लोग की सर्टेनली टेक्निकल सुपीरियोरिटी ज़्यादा है। हमारे फाइटर प्लेन्स भी उनसे बेटर हैं। राफेल लेनिडे लेटेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल है। इसी तरह से हमारी नेवल स्ट्रेंथ भी टेक्निकली सुपीरियर है, नंबर्स में भी सुपीरियर है और टेक्निकलिटी में भी सुपीरियर है। तो ये कल के दिन ने सिद्ध कर दिया। 15 शहरों में कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली। लौट करके पाकिस्तान अपने पुराने डर रहे। मैं BSF में रहा हूँ, पंजाब बॉर्डर पे फ्रंटियर, पंजाब फ्रंटियर रहा हूँ। पुराने ढर्रे पे उतरा है। उसका क्या है, जब भी उसको कुछ परेशान करना होता है इंडिया को, तो वहां से तोपों से अपना गोले दागने लगते हैं, ठीक है, मोटर्स और शेलिंग शुरू कर देते हैं, या उसकी आड़ में टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं। तो कल उन्होंने यही प्रयास किया, सांबा सेक्टर से टेररिस्ट भेज दिए कि फिर यहाँ पे आके कोई एक नया कांड कर दें और कहें ये तो इंडियंस ने किया है। तो वो BSF ने उसका थ्वाट किया। और जो उसने ये जो बम्बार्डिंग किया अपना, जो बॉर्डर से, जो जस्ट बॉर्डर के एरिया को इम्पैक्ट कर पाता है, उसमें उसको आरंभिक सफलता मिल गई, हमें पता है, पुंछ में। किंतु उसके बाद राजौरी हो, RSपुरा हो, जितने भी सेक्टर्स थे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, सब जगह आर्मी और BSF ने मोर्चा तगड़े से संभाला है और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टेक्निकल तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए इसकी बैकग्राउंड समझिए। पिछले 45 साल से पाकिस्तान आतंकवाद की पे जी रहा है और आतंकवादी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। मतलब उसने कभी मॉडर्नाइजेशन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इंजीनियरिंग पे, किसी पे काम नहीं किया है जी। उसकी सारी की सारी एनर्जी टेररिस्ट पैदा करने में लगी हुई है, रेडिकलाइजेशन में लगी हुई है, सब लोग जो है उनको जिहादी बनाने में लगी हुई है। तो वो कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। तो वो सारा, चाइना हो, टर्की हो, इन सब के पहले बीच बीच में अमेरिका भी उसके साथ होता रहा, हमें पता है, सोहेल जी भी एग्री करेंगे। जब मर्जी अमेरिका अपना जो है एंटी पावर बैलेंस में इसका पाकिस्तान का साथ देता। जब ओसामा बिन लादेन वहां से पकड़ा गया तब पहली बार अमेरिका की आंखें खुली। तो पाकिस्तान तो ये दूसरे देशों के सपोर्ट पे, उनसे पैसा मांग के किसी न किसी तरह दुनिया भर में आतंकवादी देश के रूप में उसकी पहचान है और वो दुनिया भर को आतंकवादी सप्लाई कर रहा है। मेरे ख्याल से उसमें टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका फोकस इस और नहीं है। और एक दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान के जितने आर्मी वाले हैं, एक भी आदमी देख लेना, मैं आज बोल रहा हूँ 100% लोगों के घर ब्रिटेन में हो गए, सबने लंदन में अपना कोठियां बना ली है, सब लोग ऐश कर रहे हैं, क्योंकि राज तो आर्मी कर रही है वहाँ, कोई सिविलियन राज नहीं कर रहा है वहाँ, कोई डेमोक्रेसी नहीं, वो सब नाम आते। तो ये पाकिस्तान के हालात। एक और लोगों के जहन में सवाल आता है कि पाकिस्तान के ये हालात हैं, हम जानते हैं, टेक्निकली साउंड नहीं है, हम जानते हैं, इसके बावजूद वो हम पर लगातार सिविलियंस पर वो हमले करता रहा है। भले ही नाकाम प्रयास रहे, लेकिन उसका प्रयास ये था कि वो भारत के कई क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाए, भारी नुकसान पहुंचाए, हमारी आम जनता को, हमारे एयरपोर्ट्स को, हमारी आबादी को नुकसान पहुंचाए। आपने एक संसद में सांसद को रोते हुए देखा, वहीं पाकिस्तान की संसद में विपक्ष का हल्ला बोल भी देखने को मिल रहा है। शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इमरान खान के सांसद ने शहबाज शरीफ को बुज़दिल कहा है और उन्होंने ये तक कहा, शाहिद खटक इनका नाम है, इन्होंने कहा है हमारा PM शहबाज गीदड़ है। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो, तो वो
शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? ये इसलिए सुनना ज़रूरी था कि पाकिस्तान का मनोबल, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, आपको पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मनोबल कितना गिरा हुआ है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, वो संसद में जो हंगामा हो रहा है उससे पता लग जाता है। वहाँ की सड़कों पर चले जाइए, पब्लिक ओपिनियन को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा पाकिस्तान के क्या हालात हैं। खैर, मेरे साथ अशोक कुमार जी बने हुए हैं, सोहेल काज़मी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से। सोहेल भाई, ये आपने एक जम्मू कश्मीर के बारे में तो बताया, अगर आपके पास कुछ इनपुट हो और आप बता पाएँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या उस तरफ के हालात एग्जैक्टली अभी क्या होंगे और कैसी स्थितियां आप पाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी कार्रवाई हो और एलओसी की ये जो फायरिंग है, इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पानी हो, तो आगे किस तरह से कदम बढ़ाए जा सकते हैं और इस समय कैसे हालात वहां पर हैं? देखिए सर, अशोक कुमार जी ने बड़ा खूबसूरती से ब्रीफ किया। मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड नहीं, ये जम्मू कश्मीर के डीजी रहे हैं शायद। तो जिस तरह की एलेबोरेशंस इन्होंने दी है, क्योंकि इनकी मैक्सिमम बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरती से उसको ड्रॉ किया। दूसरी बात मैं कह दूं कि कोई घर, कोई मुल्क जो है जब भी टूटता है, उसका तबाही जब भी होती है, उसके अंदरूनी इंटरनल सिस्टम से होती है। बलोच के लोग परसों रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अपनी आर्मी को नई रिक्रूटमेंट ड्राइव कर रहे हैं। वो मतलब दुखी हैं पाकिस्तान से। पीओके के लोग जो है वो दुखी हैं पाकिस्तान से, वो सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और उसके बीच में डिफेंस मिनिस्टर, जो भी आपने बाइट सुनाई, वो ये कहता है कि हमारी सेकंड लाइन, अशोक कुमार जी हंसेंगे क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले क्यों कहता है जी हमारे मदरसों के बच्चे अब जंग लड़ेंगे। तो आप मुझे बताइए, अभी जंग शुरू नहीं हुई, अभी तो ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और वो भी उन्होंने उधर से शुरुआत की और हमने थोड़ा सा रिटेलिएट किया, उसको जवाब दिया, तो वो यहाँ तक आ गए कि हमारे मदरस। आप मुझे बताइए, मुल्क में अगर मदरसों के बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो उस मुल्क का क्या होगा आपके। दूसरा ये है कि वहां की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल क्राइसिस में है, इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। ये दोनों मुल्क जो हैं, दोनों चीजें जो हैं, ये मुल्क को मजबूत नहीं होने देती। देखिए, मुल्क तब मजबूत होता है कि फौजी का काम करे और सियासतदानी का काम करे, और जब क्राइसिस हो तो सब जुड़ जाए और मुल्क की हिफाजत करे और मुल्क को आगे बढ़ाए। तो आप देख लीजिए, मुनीर जो है, मौलवी मुनीर जो है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो अपनी रेडिकलाइज करता है, कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन से मुल्क को चलाना चाहता है। ठीक है जी, गन्नों का पता नहीं है, मिसाइलों का पता नहीं है। चाइना जो है अपने एयरक्राफ्ट जो है वो मुजफ्फराबाद में और लाहौर में और रावलपिंडी में जहां जहां उनके अपने एयरक्राफ्ट लगा रहा है कि अगर कुछ खुदा न खास्ता होगा तो हम बचाएंगे पाकिस्तान को। तो जब मुल्क जो है बैसाखियों पे खड़ा है और जो बातें हैं वो सुन लीजिए आप, एक दूसरे की बातचीत जो है वो मिलती नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुछ कहता है, डीजी आईएसआई कुछ और कहता है। तो कहने का मकसद ये है, ये मुल्क है जिसमें विद इन मुल्क कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये मुल्क चलेगा कैसे आगे। हमें तो रहम आता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे बिछड़ा हुआ मुल्क है, लेकिन हमें शर्म भी आती है और लानत है ऐसे मुल्क पे और ऐसी क़यादत पे जो वो लोग सफर कर रहे हैं, वहां के 22-24 करोड़ लोग जो है। मुझे तो उन पे तरस आता है, क्योंकि वो इनोसेंट सिविलियन पॉपुलेशन है जिनकी सरबराह ऐसे लोग सरबराही बिल्कुल ठीक है। वो वहां की संसद में भी आपने 2-3 बयान जो सुने संसद में, उससे भी बहुत स्पष्ट हो जाता है। अशोक सर, अभी आपने डिफेंस के बारे में बताया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा चलते चलते दर्शकों को भारत के अटैक के बारे में भी बताएं, और क्योंकि इसके बारे में बहुत ही फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन अभी है और एमईए की, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, प्रेस ब्रीफिंग में ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन भारत की अटैक पावर और अभी तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए रखना, ये क्यों ज़रूरी है, ये भी थोड़ा दर्शकों को समझाएं। देखिए, हम भारत जो है सदियों से, हजारों साल से शांति प्रिय देश रहा है।
हम लोग तो सुबह उठ के रोज ना विश्व शांति का पाठ पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो। हमने कभी इस पूरी सिविलाइजेशन ने, भारतीय सिविलाइजेशन ने कभी कहीं दुनिया में किसी पे हमला नहीं किया। बाहर से हम पे आक्रमण होते रहे, हमने हमला नहीं किया। हम शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहते हैं। किंतु इसके बावजूद भी अगर कोई हमें मजबूर करेगा कि भाई पहले उसने पंजाब में टेररिज्म फैलाया, फिर कश्मीर में टेररिज्म फैलाया, फिर उसने मुंबई में ब्लास्ट कर दिए, फिर पूरे पार्लियामेंट पर ही अटैक कर दिया, फिर दोबारा मुंबई में 2008 में 26/11 हो गया, तो एक देश कितना सहन करेगा। तो हमें ये जो है ना, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी न मान लिया जाए, इसलिए दिखाना जरूरी है कि नहीं हम पे स्ट्रेंथ है। हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ की पोजीशन से जब बात करेंगे ना शांति की, वो ज्यादा सुनी जाएगी। तो ये हमारी शराफत को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया, इसलिए हमें काउंटर करना जरूरी था। और इसलिए जो 7 मई के जो हुए हैं 9 जगहों पे जो टारगेट करके किया गया है, इनके आकाओं पर जो भारत ने वो किया है, उनको निस्तानबूद करने की कोशिश की है, तो वो हमारा एफर्ट है। किंतु इसके बावजूद पाकिस्तान जो है अगर हमें वार में मजबूर करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी भी मेरे विचार से, यद्यपि बहुत सारी कल न्यूज आई कि लाहौर पे, इस्लामाबाद पे, कराची पे अटैक हुआ, एयर अटैक भी हुआ, और जो है नेवल अटैक भी हुआ, कि उसका मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता, वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ही करेगी। पर अभी भी मैं ये जानता हूँ हमारे देश की उसको पॉलिसी को कि हम कभी अटैक नहीं करना चाहते, न कभी सिविलियंस पे करना चाहते हैं। तो हमें तो ये है कि भाई जिन्होंने हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया वो उनको हमें दे दो, या तो आप उनको खत्म कर दो या हमें खत्म करने, और भविष्य में कभी आंख उठाकर मत देखना। ये भी हम इस बार बताना चाहते हैं। एक संक्षिप्त बात इंटरनेशनल इंटरवेंशन पर भी कह दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब, अमेरिका, बहुत खबरें, बहुत बातें आ रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल इंटरवेंशन मेरे विचार से जो बाइडेन गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं इन्होंने, आईएसआई और पाकिस्तान ने अपनी ओर कर ली थी, उसी का इम्पैक्ट आया था बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ। पर ये हम श्योर हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत का साथ दे न दे, बट न्यूट्रल रहेगा, पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाएगा। ट्रंप ने क्लियरली कह दिया बांग्लादेश इंडिया जाने, पाकिस्तान इंडिया जाए, यानी वो हमारे ऊपर छोड़। तो जो इंटरनेशनल इक्वेशन है, अमेरिका तो मोस्टली न्यूट्रल रहेगा, रशिया को हम जानते हैं पुराना साथी है, चाइना जरूर पूरे एरिया में उसको खतरा ही भारत से है, बाकी तो उसके आगे पीनट्स है। तो वो चाइना हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है। नेपाल में उसने इंटरवेंशन किया है, भूटान में कर रहा है, बांग्लादेश के पूरे पीछे है, बैक पे, तो वही पाकिस्तान को चोक देता रहता है कि जिससे इंडिया उलझा रहे, इंडिया जो डेवलप ना होने पाए, इंडिया हमारी टक्कर में आके खड़ा ना हो जाए। तो इस सारी बैक पे बेसिकली चाइना है। चाइना उसका किस हद तक साथ देगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना को अपनी ग्रोथ भी देखनी, चाइना को वर्ल्ड नंबर 1 बनने की होड़ में है, तो उसको अपनी ग्रोथ भी देखनी। टर्की ने जरूर एक साथ दिया, मुझे अरब कंट्रीज ने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया उस तरह से। पैसा वैसा थोड़ा बहुत देते रहे बैक पे, अलग बात है, बट ओपनली कभी डिप्लोमेटिकली कभी भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं गए हैं। टर्की का एक वो है देखने का, पर टर्की भी कोई इतना बड़ी चीज नहीं है कि जो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सके। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान, मुझे लगता है, खुद चाहेगा कि इंटरनेशनल फोरम से शांति की अपील हो, वहां विक्टिम कार्ड खेल करके, क्योंकि उसकी लड़ने की क्षमता है नहीं। तो पाकिस्तान खुद पीस बाय करना चाहता है, और वो इंटरनेशनल प्रेशर से दिखा देगा कि जी एक झूठा अहंकार, एक भय, एक डर हमेशा पाकिस्तान में रहा है। और वो जैसे कहते हैं ना, नाक बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए किसी तरह से पाकिस्तान ये दांव खेल रहा है कि अब मामला ठंडा हो जाए। हालांकि पाकिस्तान ने जो गलती करी, उसके बाद में भारत ने जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उनको ख़त्म किया। उसके बाद में कह दिया था न्याय मिला, एस्केलेशन नहीं चाहते, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये भारत का स्टैंड था, पूरी दुनिया को बताकर था। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया, उसने भारत के 15 ठिकानों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की। फिर कल आपने देखा जम्मू रीजन में किस तरीके से ड्रोन आए, और सिर्फ जम्मू में नहीं, चाहे जैसलमेर हो और पंजाब के क्षेत्रों, राजस्थान के क्षेत्रों, हर जगह पर आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। वो करारा जवाब किस स्तर का रहा है, ये अब बस थोड़ी देर में, क्योंकि अशोक जी आपका धन्यवाद, सोहेल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।